आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन जो है हिमालय से हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम हिमालयाज़ के जोग्राफिक फीचर के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, रेंजेस के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन और लेंथ के बारे में इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि आपके लिए जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। द हिमालयाज। हिमालयाज आर वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट एंड इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड होल्डिंग इमेंस जोग्राफिकल, इकोलॉजिकल एंड कल्चर सिग्निफिकेंस। यानी हिमालय जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस में एक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल, इकोलॉजिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस का हम कह सकते हैं एक हाउस है, एक होम है जहाँ पर वेराइटी ऑफ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, आपको इकोलॉजिकल सिस्टम मिलेगा और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। हिमालयस का काफ़ी ज़्यादा कल्चर्स जो है वो हिमालय से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब हम हिमालयस की बात करते हैं और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यानी जोग्राफिकल फीचर और फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन है और इसका फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ। सबसे पहले लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। द हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस 5 कंट्री। देखिए अभी तक हमें यही पता था कि हिमालयाज इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, लेकिन हिमालयाज टोटल 5 कंट्रीज के अंदर स्ट्रेच है। सबसे पहले इंडिया, देन नेपाल, इसके बाद भूटान, चाइना और तिब्बत जो कि अब चाइना के कंट्रोल के अंदर है, एंड पाकिस्तान। यानी टोटल 5 कंट्रीज के अंदर हिमालय क्या है, स्ट्रेच है। दे फॉर्म द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ये इंडिया के लिए नॉर्थ बाउंड्री की तरह काम करता है। हमने देखा है कि किस तरीके से जब चाइना और इंडिया के बीच में किसी भी तरह का टेंशन क्रिएट होता है तो हिमालय एज अ बॉर्डर हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम हिमालय की एक्सटेंट की बात करते हैं। दे एक्सटेंड इन अ मैसिव एकर फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी अगर हम वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट की बात करते हैं हिमालयाज की तो वो 2500 किलोमीटर का होता है। यानी आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा ये लेंथ उनकी है, विद अ विड्थ वेराइंग फ्रॉम 200 to 400 किलोमीटर। और अगर विड्थ की बात करें तो वो हर जगह वेरी करती है, यानी अलग अलग होती है, जो कि 200 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है। अब हम यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में बात करते हैं। यानी जो ये माउंटेन्स है हिमालय, उनको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अब ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो हम डिटेल से देखते हैं। अगर जियोलॉजिकली बात करें, हिमालय आर कंसिडर यंग फोल्ड माउंटेन। क्यों यंग कहा जाता है, क्योंकि अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं, हिमालयस की बात करते हैं, तो उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ ही हजारों सालों पहले हुआ है। अगर हम दूसरी जो लैंड एरिया है, गोंडवाना लैंड, यूरेशियन लैंड की अगर बात करते हैं उनके कंपैरिजन में, और इवन अगर हम इंडिया के पेनिसुलर पार्ट की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, ओल्ड है हिमालय से। इसलिए उन्हें यंग और फोल्ड माउंटेन कहा जाता है क्योंकि फोल्ड की वजह से इनका क्रिएशन हुआ था। कैसे हुआ था? दे वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलाइजन बिटवीन Indian tectonic plate and Eurasian plate which began approximately 40 to 50 million years ago and is still ongoing। यानी अगर उनकी प्रोसेस की बात करें तो ये कैसे फॉर्म हुए थे? इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के टकराने की वजह से, दोनों के कोलाइजन होने की वजह से जो एक ग्रेट और कॉम्प्रेहेंसिव फोर्स लगा था उसकी वजह से फोल्ड क्रिएट्स हुए और हिमालयन माउंटेन का ओरिजिन हुआ था। ये लगभग 40 से 15 मिलियन ईयर अगो पहले हुआ था और अभी भी ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोलाइजन है वो अभी भी एक्टिव है। दिस कंटिन्यूस टेक्टोनिक एक्टिविटी कॉज द हिमालयस टू बी राउज अबाउट 5 मिलियन पर ईयर। यानी अगर हमें कैसे पता चलता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यू है, तो हिमालय हर साल 5 mm अपनी हाइट इंप्रूव करता है, राइज करता है, जिससे हमें पता लगता है कि दोनों प्लेट जो है, जो कोलाइड हुई थी, वो अभी भी कंटिन्यूसली कोलाइड हो रही है। अब उसकी पैरेलल रेंजेस की बात करते हैं। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ उसकी रेंजेस किस तरीके से, पैरेलल जो रेंज है वो कैसे है। हिमालय कैन बी ग्रुप इनटू 4 पैरेलल बेल्ट, यानी 4 पैरेलल बेल्ट के
अंदर उन्हें बांटा गया है। सबसे पहले आउटर हिमालयस जिसे शिवालिक कहा जाता है और सब हिमालयस कहा जाता है। अब हम कैसे देखेंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ देखेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं देखेंगे। यानी सबसे पहले हम सदर्न रेंज देखेंगे, फिर उसके ऊपर वाली, फिर इसके ऊपर वाली और इसके ऊपर वाली। तो सबसे आउटर रेंज जो हिमालय की कहते हैं उन्हें शिवालिक कहते हैं, जो सब हिमालय माने जाते हैं। द सदर्न मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज, और इसे शिवालिक रेंज को सदर्न मोस्ट और लोएस्ट रेंज कहा जाता है। कैरेक्टराइजेस बाय हाईली इरोडेड हिल्स एंड अ सब ट्रॉपिक क्लाइमेट। अब देखिए ये सब ट्रॉपिक क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया के सेंटर से क्या निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर दो क्लाइमेट हो जाते हैं। सबसे पहले जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और जो साउथ वाला पार्ट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। इसकी वजह से जो हिमालयाज है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इरोडेड इसीलिए हैं क्योंकि कंटिन्यूसली जो रिवर्स है वो फ्लो करती हैं, और जिसकी वजह से इरोजन होता रहता है हिल्स के ऊपर। अब वो उसके बाद होती है लेजर हिमालयाज, जिसे लोअर हिमालयाज और हिमाचल कहा जाता है। लोकेटेड नॉर्थ ऑफ शिवालिक, यानी शिवालिक के जस्ट ऊपर ये क्या है, लोकेटेड है, विद एवरेज एलिवेशन ऑफ 3700 टू 4500 मीटर्स। अगर हम इसकी एवरेज एलिवेशंस की बात करें कि कितने बड़े हैं ये, तो 3700 से 4500 मीटर, यानी इतने लंबे हैं। उनका एलिवेशन आप देखिए कितना ज़्यादा है। एंड दिस रेंज इंक्लूड पॉपुलर हिल स्टेशन, और इस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है, हिल स्टेशन है, जो कि हम डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ 4 क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन और बेल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद ग्रेट हिमालयाज आते हैं, जिसे हायर हिमालयाज और हिमाद्री कहा जाता है। द हाईएस्ट एंड सेंट्रल रेंज, सबसे ऊंची रेंज जिसे कहा जाता है, एंड हाउसिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, और सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े पिक्स हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, उन सभी को यहाँ पर एक हम कहते हैं गढ़ कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े पिक्स हैं हिमालयस के, वो ग्रेट हिमालयस के अंदर आते हैं। एंड इट रिमेन्स परपेचुअली कवर्ड इन टू कॉड, और अभी भी ये जितने भी हाई पिक्स है वो स्नो से ही कवर्ड रहते हैं। क्यों, एल्टीट्यूड की वजह से। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, प्रेशर है वो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इसी वजह से स्नो कवर होता है वहाँ पर। और इसके बाद होते हैं थाईथिस हिमालय, जिसे तिब्बतन हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। लोकेटेड फर्दर नॉर्थ इन तिब्बत प्रॉपर, यानी तिब्बत में प्रॉपर, तिब्बत के अंदर नॉर्थ के अंदर ये क्या है, लोकेटेड है। ड्रायर एंड ऑफन कंसिडर सेपरेट फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज, क्योंकि इसे मेन हिमालयन रेंज से क्या कहा जाता है, सेपरेट है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर रेंज जो है वो इंडिया, नेपाल, भूटान और चाइना वाले पार्ट में है। तो जो तिब्बतन वाला पार्ट है या फिर जो तिब्बतियन हिमालयस है, उन्हें एक सेपरेट रेंज माना जाता है जो कि पार्ट ऑफ हिमालय है। हाईएस्ट पिक, द हिमालयस आर होम टू 9 आउट ऑफ 10 हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, यानी 10 में से जो कि वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पिक है उनमें से 9 कहाँ पर है, हिमालयस के अंदर। तो आप देख रहे कितने बड़े ये होंगे, वर्ल्ड के अंदर बात की जा रही। सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की छत इसे कहा जाता है, जो कि 8848.86 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। फीट के अंदर बात करें 29,032 फीट, जो कि नेपाल चाइना के अंदर सिचुएटेड है। कंचनजंगा की बात करें 8,586 के मीटर इतनी हाइट है, और ये इंडिया और नेपाल के अंदर है। देन आफ्टर लॉट्से, जिसे जो कि 8,516 मीटर है, नेपाल चाइना के अंदर। मकालू जो कि 8,480 मीटर्स है, नेपाल चाइना के अंदर है। छोयू जो है नेपाल के अंदर है। देन आफ्टर धौलागिरी जिसे कहा जाता है वो नेपाल के अंदर है। मंसूला कहा जाता है वो नेपाल के अंदर है। नंगा पर्वत कहा जाता है वो पाकिस्तान के अंदर है। और अन्नपूर्णा वन कहा जाता है वो नेपाल के अंदर है। यानी आप देख रहे हैं कि जो 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं उनकी हाइट ऑलमोस्ट 8,000 के ऊपर है, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर
जो है नेपाल और चाइना के अंदर सिचुएटेड है। इंडिया के लिए कंचनजंगा इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं उनका ग्लेशियर की। हम देखते हैं कि एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और प्रेशर की चेंज होने की वजह से वहाँ पर कंटिन्यूसली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, प्रेशर जो है कम हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ कंटिन्यूसली आइसिंग और स्नो फॉलिंग होती है। तो हिमालय आर द थर्ड लार्जेस्ट डिपोजिशन ऑफ आइस एंड स्नो इन द वर्ल्ड, यानी तीसरा सबसे लार्जेस्ट डिपोजिशन है बर्फ का, आफ्टर एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक। और हम सभी जानते हैं कि एंटार्क्टिका और आर्कटिक एक ऐसा रीजन है जहां पर सिर्फ बर्फ ही आपको देखने को मिलता है। दे कंटेन अप्रोक्सीमेटली 50,000 ग्लेशियर, यानी 15,000 लगभग ये ग्लेशियर क्या करता है, कंटेन करता है, इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, जो कि 72 किलोमीटर लॉन्ग है। दिस ग्लेशियर्स आर क्रूशियल एज दे फीड मेनी मेजर रिवर्स, क्योंकि जो जितनी भी रिवर्स ओरिजिन होती है हिमालय से, उन सभी को फीड कौन करता है, ये स्नो करता है। यानी गर्मी के अंदर ये स्नो के पिघलने की वजह से कंटिन्यूसली रिवर जो है वो फ्लो करती रहती है। अब रिवर सिस्टम की बात करते हैं कि कौन कौन से रिवर सिस्टम जो है जो कि हिमालय के अंदर है। तो हिमालय आर द सोर्स ऑफ सेवरल मेजर एशियन रिवर सिस्टम इंक्लूडिंग इंडस रिवर सिस्टम, जिसे हम सभी जानते ही हैं, गंगेस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यमुना रिवर, सतलज रिवर एंड मैनी मोर, प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर टू द बिलियन ऑफ पीपल्स। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय सिर्फ हिमालय नहीं है, वो एक कल्चर तो है ही हमारे लिए, इंडियंस के लिए, लेकिन एज अ वाटर सोर्स अगर हम कहें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की जितनी भी बड़ी रिवर हैं, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, सभी के अंदर वाटर कहाँ से आ रहा है, हिमालय से ही आ रहा है। हम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैसे हैं हिमालय के अंदर। सबसे पहले डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी हिमालय इतने बड़े हैं और यहाँ की अगर हम एनिमल पॉपुलेशन और प्लांट की बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो इतनी ज़्यादा, इनकी स्पीसीज इतनी ज़्यादा है, डाइवर्स है, यानी आपको हर तरह अलग अलग तरह की यहाँ पर डाइवर्स इकोसिस्टम मिलेगी। सो द इकोलॉजी ऑफ हिमालयाज वेरीज ड्रामेटिकली विथ एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, रेनफॉल एंड सॉइल। अब देखो, हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे ज़मीन पे पेड़ पौधे होंगे वैसे ही वहाँ पर होंगे, नहीं। एल्टीट्यूड, क्लाइमेट और रेनफॉल और सॉइल और स्नोफॉल, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत हद तक डिफरेंट बनाती है। इट रेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट द बेस टू द टेम्परेट फॉरेस्ट, एल्पाइन मिंटोज एंड परमानेंट आइस एंड स्नो एट अ हायर एलिवेशन। अब देखिए, अगर पूरे हिमालय को देखा जाए तो उसके अंदर कितना ज़्यादा वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एक तो ये सब ट्रॉपिकल पार्ट के अंदर है, तो वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि जब हाइट पे चला जाता है, एल्टीट्यूड पे चला जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो चेंज होता है। तो इसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे और ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें एल्पाइन्स मिंटोस मिलते हैं। और इसके बाद अगर और ऊपर जाए तो आपको सिर्फ बर्फ़ और स्नो ही दिखता है हाई एलिवेशन पे, परमानेंटली वहाँ पर स्नो ही रहता है। अब रिच बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जो ईस्टर्न हिमालयाज है, इज अ पर्टिकुलरली आर अ डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद वहाँ पर डाइवर्सिटी होगी। फ्लोरा की बात करें, होम टू ओवर 10,000 टाइप ऑफ प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं। अ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रीज, जैसे ओक्स हो गया, मैपल्स हो गया, कार्निफोरस ट्रीज हो गया, ऑर्चिड्स, फर्न्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद फना की बात करें, यानी एनिमल्स की बात करें, तो सपोर्ट अ डाइवर्स रेंज ऑफ एनिमल लाइफ, जो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहते होंगे उन तरह के एनिमल जो है वहाँ पर हमें मिलते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर जैसे अगर भालू की बात करें तो हमारे यहाँ पर भालू कैसा होता है, सिंपल सा ब्लैक कलर का। वहाँ पर अगर आप भालू को देखोगे तो वाइट कलर का बहुत ज़्यादा जो बाल होंगे उसकी बॉडी के अंदर, जो कि उसको स्नो से प्रोटेक्ट करते हैं, ठंडी से, है ना। तो अलग अलग तरह के होते हैं, इंक्लूडिंग एंजेंडर्ड स्पीसीज, और काफ़ी ज़्यादा एंजेंडर्ड स्पीसीज भी हैं, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, रेड पांडा हो गया, बंगाल टाइगर, यानी डेंसिस्ट पॉपुलेशन जो कहाँ पर हिमालयन ग्रासलैंड के अंदर है बंगाल टाइगर की, वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया, हिमालयन थार हो गया, मस्क डियर हो गया, एंड वेरियस बर्ड्स जो कि यहाँ पर प्रिजर्व किए जाते हैं, जैसे 977 स्पीसीज हैं बर्ड की। रेप्टाइल्स की बात करें 176, एम्फीबियंस की बात करें 105, एंड फ्रेश वाटर फिश की बात करें तो
269 होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती है। अब यहाँ पर वाटर टावर ऑफ एशिया भी इसे कहा जाता है। देखिए, द इमेंस ग्लेशियर रिजर्व ऑफ हिमालय आर ऑफन कॉल्ड वाटर टावर ऑफ द एशिया। क्यों? क्योंकि ये 10 इंपॉर्टेंट रिवर को क्या करती है, फीड करती है। जैसे अभी हमने देखा कि इंडिया की जितनी भी रिवर्स है, इंदस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, उन सभी को फीड ही कौन कर रहा है, हिमालय कर रहा है। तो इसे इसलिए वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जो कि फ्रेश वाटर, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग और हाइड्रो पावर के लिए लगभग 1.3 बिलियन पीपल को प्रोवाइड करवाता है। अब इसके क्लाइमेट रेगुलेशन की बात करें, द आइस एंड स्नो कवर हैव अ हाई एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे सन रेज जब बर्फ पे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है। अगर आपने ज्योग्राफी डिटेल से पढ़ा होगा तो आपने हीट सिस्टम आता है, एक हीट बजट सिस्टम आता है, यानी ऐसा माना जाता है कि जितना सन अपनी रेज अर्थ को देता है उतनी ही तुरंत वो वापस ले लेता है। वो हीट बजट होता है कि वो कितने रूप में, जैसे कुछ रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, और कुछ जो जैसे क्लाउड्स हो गए या फिर छोटे छोटे जो न्यूक्लियर्स होते हैं, है ना, कहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे जो लेयर्स है वो ऑब्जर्व कर लेती हैं। कुछ बादल से सीधा रिफ्लेक्ट हो जाती है जिन्हें एल्बिडो कहा जाता है। तो जो सन से आने वाली रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर तुरंत वापस चली जाती हैं सन के पास, यानी एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है, तो वही हम हाई एल्बिडो कहते हैं। तो बर्फ में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। और हमारे इंडिया की, या फिर इंडिया के नहीं, सिर्फ अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, यानी जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऑब्जर्व जितना ज्यादा करेंगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगी, सिर्फ हीट लेंगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो टेम्परेचर के अंदर एक मेंटेन है कि वो जितनी हाई रेस देता है, जितना गर्माहट देता है रेस से, वो उतना ही क्या करता है, वापस दे देता है। तो रिफ्लेक्टिंग सनलाइट एंड प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन अर्थ क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर करता है। इसके बाद कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की बात करें, स्केयर्ड पिक्स, काफी ज्यादा स्केयर्ड पिक्स है। मैनी हिमालयन पिक्स आर स्केयर्ड इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। माउंटेन लाइक माउंट कैलाश, जो कि हमारे शिव जी का घर माना जाता है ना, ट्रांस हिमालयस कहा जाता है। देन आफ्टर नंदा देवी, है ना, मनसा पुच्छर, कंचनजंगा आर कंसिडर होली, आर ऑफन ऑफ लिमिट टू द क्लाइंबर, यानी यहाँ पर लोग ज्यादा नहीं जाते, ज्यादातर माउंट एवरेस्ट वगैरह जाते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा भी माना जाता है। हिमालयन रीजन इज अ बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। लुम्बिनी, नेपाल के अंदर उनका बर्थ हुआ था। तो ये कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अब इसकी हिंदू माइथोलॉजी के अंदर अगर देखें तो इन हिंदुइज्म हिमालय आप पर्सनिफाइड एज हिमावत के नाम से जाना जाता है उसे। हिंदुइज्म, हिंदी कल्चर, यानी हमारे कल्चर के अंदर, हिंदू कल्चर के अंदर, द फादर ऑफ गॉडेस पार्वती, लॉर्ड शिवास कॉन्सर्ट्स, यानी जो पार्वती है उनके जो पिता है वो हिमालय है, हिमावत। एंड द सोर्स ऑफ गंगेस रिवर, और गंगा रिवर का सोर्स भी इन्हें माना जाता है। तो लॉर्ड शिवा इज बिलीव टू रेसिडेंट ऑन द माउंट कैलाश, और माना जाता है कि माउंट कैलाश पर आज भी शिव जी जो है वो रहते हैं। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसर की बात करें, द हिमालय आर सेंट्रल टू तिब्बतियन बुद्धिज्म, यानी जो तिब्बत के अंदर जो बुद्धिज्म रहते हैं उनके लिए जो हिमालय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा मोनेस्ट्रीज हैं और स्केयर्ड साइट जैसे कि पारो तत्संग जो टाइगर नेस्ट है भूटान के अंदर, वो भी सिचुएटेड है। तो बुद्धिस्ट कल्चर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्स कल्चर की बात करें, द रीजन इज अ होम टू अ रिच मोसाइक ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, पीपल एंड इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, हिंदूज, क्रिश्चियन, एनिमिस्ट हु हैव हिस्टोरिकली लिव्ड इन क्लोज हार्मनी विद द नेचर, जो नेचर को ज्यादा बिलीव करता है, जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, ये सभी यहाँ पर डाइवर्स कल्चर जो है वो हिमालय से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पिलग्रिमेज साइट की बात करें, न्यूमियस पिलग्रिमेज साइट फॉर बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म आर लोकेटेड इन हिमालयस, अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवोटी, जैसे कि 4 धाम की यात्रा है उत्तराखंड के अंदर, मुक्तिनाथ जो है नेपाल के अंदर। तो हिमालय के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जो जितने भी डिवाइन्स हैं, या फिर हम डीटी बोलते हैं, हमारे जो भगवान है उनका भी कहीं ना कहीं, जैसे 4 धाम हो गया, अमरनाथ, केदारनाथ, वो सब हिमालय पे ही है ना। करते हैं चैलेंजेस की एंड थ्रेट की, यानी कितने ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जहां पर
एक चीज़ का एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो होंगे ही। सबसे पहले क्लाइमेट चैलेंज है, जैसे मेल्टिंग ग्लेशियर यानी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी वाटर जो है वो राइज हो जाता है और जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं कंट्री के वो सबमर्ज हो जाते हैं। चेंज इन मॉनसून पैटर्न, कहीं ना कहीं मॉनसून पैटर्न के अंदर चेंजिंग लाना, क्योंकि जो वेव्स होते हैं, मॉनसून जो वेव्स होती हैं या फिर जो वो होती है उनको ट्रैवल करना, हिमालय से टकराकर वो वापस क्या कर जाती, यू टर्न ले लेती, जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन चाइना और उधर वाले जो पार्ट है, तिब्बत वाला पार्ट है, उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है। एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द हिमालयन इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज डिपेंडेंट ऑन इन, यानी काफ़ी ज़्यादा जो एक्सट्रीम वेदर है, जैसे हिमालय से नहीं, रशिया से और चाइना से आने वाली जो कोल्ड विंड्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखती है इंडिया से। तो हिमालय हमारे लिए तो एक क्लाइमेटिक बैरियर तो नहीं है लेकिन एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वो ठंडी हवा इंडिया के अंदर नहीं आने देता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं एंटर करने देता है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो ठंडी हवा इंडिया के अंदर आती तो शायद आज हम भी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहन रहे होते। अब यहाँ के डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस की बात करें, अनसस्टेनेबल लॉगिंग यानी काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उन्हें मारा जाता है, उनकी पोचिंग होती है यानी किडनैप किया जाता है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत कम है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन लीड टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यानी जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक थ्रेट होगा। अब हम बात करते हैं अनप्लैन्ड टूरिज्म की, यानी वेल बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, यानी देखो टूरिज्म कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होता है, पर अनरेगुलेटेड टूरिज्म कैन लीड टू इंक्रीज वेस्ट, पॉल्यूशन एंड प्रेशर ऑन फ्रेगाइल इकोसिस्टम, यानी जो अनरेगुलेटेड, जिसे रेगुलेट नहीं किया जाता है ना, अनरेगुलेट का मतलब इलीगल नहीं होता, अनरेगुलेट यानी जिसे हम रेगुलेट नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा हिमालयस को देखने के लिए क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करते हैं, वेस्ट को जो इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम पे फ्रेगाइल होता है। नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो हिमालयाज आर प्रोन टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड ड्यू टू देयर यंग एंड जियोलॉजिकल एक्टिव नेचर, यानी अभी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी के प्रेजेंट होने की वजह से और कंटिन्यू होने की वजह से ही जो अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स हैं, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद जियोपॉलिटिकल इशू बात करें, द रीजन इज सेंसिटिव ड्यू टू द बॉर्डर डिस्प्यूट अमंग द कंट्रीज शेयरिंग द हिमालय, यानी जैसे अगर शेयरिंग दूसरी कंट्रीज की ना बात करके इंडिया की बात करें, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में जब भी कोई टेंशन क्रिएट होती है तो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हिमालय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ना। अब आज हमने ये डिटेल से पढ़ा कि किस तरीके से हिमालय बना, कैसे कितना स्ट्रेच है, कल्चर के बारे में देखा, ज्योग्राफी के बारे में देखा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा, इकोनॉमी के बारे में देखा, चैलेंजेस देखे, टूरिज्म हमने देखा, जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे, सभी चीज़ हमने डिटेल से पढ़ी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और साथ ही में एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ते रहें। Thank you very much for watching till end.